नमस्कार, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं डीए न्यूज प्लस से शौर्य गाथा शकील साजिद। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रणव दास। प्रणव कुमार मुखर्जी एक ऐसे भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 5 दशक के राजनीतिक कैरियर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के रूप में और भारत सरकार में कई मंत्री पदों पर काम किया। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले प्रणव दा 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री थे। प्रणव मुखर्जी दादा ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 24 दया याचिकाएं खारिज कर दी, जिनमें याकूब मेमन, अजमल कसाब और अफजल गुरु की दया याचिकाएं भी शामिल थी। वह अपने कार्यकाल के दौरान मौत की सजा पाए सभी कैदियों की दया याचिका खारिज करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही वह आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में प्रणव कुमार मुखर्जी के जीवन से जुड़ी खास बात। देखिए शौर्य गाथा। प्रणव मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब बीरभूम जिले पश्चिम बंगाल के गांव मिराती में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे और 1962 से 1964 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे। वे आईसीसी के सदस्य भी थे। उनकी मां राजलक्ष्मी मुखर्जी थी। उनके 2 भाई बहन थे, बड़ी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी और बड़े भाई पीयूष मुखर्जी। मुखर्जी ने बीरभूम में सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और इतिहास में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। वे कलकत्ता में उप महालेखाकार के कार्यालय में उच्च श्रेणी के क्लर्क थे। 1963 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यानगर कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर बन गए और राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने देशीय डाक यानी मातृभूमि की पुकार में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। मुखर्जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1967 में बांग्ला कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में शुरू किया। 1967 के चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1969 में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार वीके कृष्ण मेनन के सफल मिदनापुर उपचुनाव अभियान का प्रबंधन किया। वे जुलाई 1969 में बांग्ला कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य बने। मुखर्जी जल्द ही इंदिरा गांधी और अजय मुखर्जी के बीच गोपनीय नोटों आदान प्रदान का माध्यम बन गए। 1972 में इंदिरा गांधी ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भर्ती किया और साथ ही बांग्ला कांग्रेस का पार्टी में विलय भी कर दिया। मुखर्जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में सदन के लिए फिर से चुने गए। प्रणव मुखर्जी गांधी के वफादार बन गए और उन्हें अक्सर उनके हर मौसम के लिए आदमी के रूप में वर्णित किया गया। मुखर्जी का करियर के शुरुआती चरण में तेजी से विकास हुआ और उन्हें 1973 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय औद्योगिक विकास उप मंत्री नियुक्त किया गया। वे 1975 से 1977 के विवादास्पद आंतरिक आपातकाल के दौरान भारतीय मंत्रिमंडल में सक्रिय थे। मुखर्जी सहित उस समय के सत्तारूढ़ कांग्रेस के राजनेताओं पर शासन के स्थापित मानदंडों और नियमों को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद नवगठित जनता सरकार द्वारा नियुक्त शाह आयोग ने मुखर्जी को दोषी ठहराया। हालांकि आयोग को 1979 में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कदम उठाने के लिए दोषी ठहराया गया था। मुखर्जी बिना किसी नुकसान के उभरे और 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री बनने के लिए कई कैबिनेट पदों पर पहुंचे। उनका कार्यकाल सरकार के वित्त में सुधार के लिए उनके काम के लिए जाना जाता है।
जिसने गांधी को भारत के पहले IMF ऋण की अंतिम किस्त लौटाकर एक राजनीतिक बिंदु हासिल करने में सक्षम बनाया। वित्त मंत्री के रूप में मुखर्जी ने मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त करने वाले पद पर हस्ताक्षर किए। प्रणब मुखर्जी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 42वें क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। 1979 में मुखर्जी राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता बने और 1980 में उन्हें सदन का नेता नियुक्त किया गया। उन्हें शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय कैबिनेट मंत्री माना जाता था और उन्होंने प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मुखर्जी को कांग्रेस से अलग कर दिया गया था। हालांकि इंदिरा के बेटे राजीव गांधी की तुलना में राजनीति में बहुत अधिक अनुभवी थे, लेकिन राजीव ने ही नियंत्रण हासिल किया। मुखर्जी ने कैबिनेट में अपना पद खो दिया और उन्हें क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रबंधन करने के लिए भेज दिया गया। उन्हें इंदिरा का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था और अपनी पार्टी के उन लोगों का साथ देते हुए जिन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ खुद को खड़ा किया। मुखर्जी को अलग कर दिया गया और अंततः मुख्यधारा से बाहर कर 1986 में मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस यानी RSC नामक एक और पार्टी की स्थापना की। राजीव गांधी के साथ समझौता होने के 3 साल बाद RSC और INC का विलय हो गया। पश्चिम बंगाल में 1987 के विधानसभा चुनावों में RSC का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। कई विश्लेषकों ने पिछले कुछ वर्षों में मुखर्जी की सर्वोच्च नेता के रूप में राजनीतिक आकांक्षाओं के दबने का कारण चुंबकीय जननेता के रूप में उभरने में उनकी अक्षमता को बताया है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, तो मुखर्जी ने जवाब दिया, 7 RCR कभी मेरी मंजिल नहीं थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद मुखर्जी का राजनीतिक करियर फिर से शुरू हुआ, जब PV नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने राव की कैबिनेट में 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना जाता था और सोनिया गांधी के राजनीति में प्रवेश का मुख्य वास्तुकार माना जाता था। माना जाता है कि उन्होंने यह जिम्मेदारी लगातार निभाई। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद 1998 से 1999 में उन्हें AICC का महासचिव बनाया गया। मुखर्जी को 2000 में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 2008 में अपने इस्तीफे तक वे इस पद पर बने रहे। इससे पहले वे 1985 में इस पद पर रह चुके थे। मुखर्जी 2004 में लोकसभा में सदन के नेता बने। उन पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता, जिसे उन्होंने बाद में 2009 में बरकरार रखा। 2004 में यह अनुमान लगाया गया कि सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद मुखर्जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बजाय मनमोहन सिंह को चुना गया। मुखर्जी को 2007 में बड़े पैमाने पर औपचारिक भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए संक्षेप में विचार किया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके योगदान को व्यवहारिक रूप से अपरिहार्य माना गया था। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्हें रक्षा, वित्त और विदेश मामलों सहित कई उच्च प्रोफाइल मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव प्राप्त था। लोकसभा में सदन के नेता और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के अलावा उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल का भी नेतृत्व किया, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल थे। मुखर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना जुड़ाव समाप्त कर लिया और 2012 में राष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव के बाद सक्रिय राजनीतिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। मुखर्जी को पार्टी के सामाजिक हलकों में बहुत सम्मान प्राप्त था। वे 27 जनवरी 1978 को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने। वे उसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी बने। मुखर्जी ने 2078 में कुछ समय के लिए AICC और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभाला। उन्हें 12 दिसंबर 2001 को
केंद्रीय चुनाव समिति में नियुक्त किया गया। मुखर्जी को 1998 में AICC का महासचिव नियुक्त किया गया था। 1997 में उन्हें भारतीय संसदीय समूह द्वारा उत्कृष्ट सांसद चुना गया था। सोनिया गांधी की अनिच्छा से राजनीति में शामिल होने के बाद मुखर्जी उनके मार्गदर्शकों में से एक थे, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी किस तरह काम करती थी। 2005 की शुरुआत में पेटेंट संशोधन विधेयक के लिए बातचीत के दौरान उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस एक IP विधेयक पारित करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन वाम मोर्चे से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में उनके सहयोगियों के पास बौद्धिक संपदा के कुछ एकाधिकार पहलुओं का विरोध करने की एक लंबी परंपरा थी। रक्षा मंत्री के रूप में मुखर्जी औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी बातचीत कौशल के लिए उन्हें शामिल किया गया था। उन्होंने CPIM नेता ज्योति बसु सहित कई पुराने सहयोगियों को शामिल किया और नए मध्यस्थ पदों का गठन किया, जिसमें उत्पाद पेटेंट शामिल थे। फिर उन्हें अपने स्वयं के सहयोगियों को मनाना पड़ा, जिसमें वाणिज्य मंत्री कमलनाथ भी शामिल थे, जिन्होंने एक समय कहा था, कोई कानून न होने से एक अपूर्ण कानून बेहतर है। अंततः 23 मार्च 2005 को विधेयक को मंजूरी दे दी गई। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई, तो मनमोहन सिंह ने मुखर्जी को भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया। मुखर्जी 2006 तक इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाया। जून 2005 में मुखर्जी ने 10 साल के भारत अमेरिका रक्षा ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग के बावजूद मुखर्जी ने कहा कि रूस भारत का सर्वोच्च रक्षा साझेदार बना रहेगा। उन्होंने 2005 में मास्को में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के 5वें सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है और आने वाले वर्षों में भी बना रहेगा। रूस और भारत ने अपना पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास अक्टूबर 2005 में राजस्थान में आयोजित किया था, जिसके दौरान मुखर्जी और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई इवानोव बाल बच गए थे, जब एक भारी मोर्टार उनके मंच से कई मीटर की दूरी पर गिरा था। रूसी मंत्रालय ने बाद में भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद रूसी क्षेत्र में आगे भी संयुक्त अभ्यास करने की अपनी उम्मीदों की घोषणा की। मुखर्जी को 1995 में भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई लुक ईस्ट विदेश नीति के तहत भारत को आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार बनाया गया। मुखर्जी ने 1996 में पद छोड़ दिया। उनका दूसरा कार्यकाल 2006 में शुरू हुआ। उन्होंने अमेरिकी सरकार और फिर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने की अनुमति मिली। मुखर्जी ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ विश्व जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक साल बाद भारत के वित्त मंत्रालय को संभालने के लिए पद छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में वे क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं, तो मुखर्जी ने जवाब दिया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भारतीय कूटनीति को अधिक वैश्वीकृत, अन्योन्याश्रित और अनिश्चित दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। मुखर्जी ने 3 बार भारत के वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल इंदिरा गांधी सरकार में 1980 से 1982 तक और फिर 1984 में था। 1990 के दशक में उनके तीसरे कार्यकाल में उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के वित्त मंत्री के रूप में मुखर्जी का पहला कार्यकाल 1972 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान था। उन्होंने अपना पहला वार्षिक बजट 1982 से 1983 में पेश किया। उनका पहला कार्यकाल सरकार के वित्त को बेहतर बनाने और भारत के पहले IMF ऋण की अंतिम किस्त को सफलतापूर्वक वापस करने के लिए किए गए काम के लिए जाना जाता है।
मुखर्जी ने 1982 में मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन पर अंबानी वाडिया औद्योगिक झगड़ों में संरक्षण प्रथाओं का आरोप लगाया गया था। मुखर्जी को भारतीय अर्थव्यवस्था के शुरुआती सुधारकों में से एक माना जाता है। 1984 में राजीव गांधी ने मुखर्जी को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था। गांधी भारत पर शासन करने के लिए अपने कर्मचारियों की एक टीम लाना चाहते थे। मुखर्जी को बदल दिया गया। भले ही यूरो मनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार उन्हें उस वर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान वे भारत के वित्त को संभालने के लिए वापस लौटे। 1991 से 1996 के मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज प्रणाली को समाप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में मदद करने के लिए कई आर्थिक सुधारों की देखरेख की। प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न मिला। भारत का यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें उनके 5 दशक के राजनीतिक करियर के दौरान देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए दिया गया। इसके अलावा उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 24 दया याचिकाएं खारिज कर दी, जिनमें याकूब मेमन, अजमल कसाब और अफजल गुरु की दया याचिकाएं भी शामिल थी। वे अपने कार्यकाल के दौरान मौत की सजा पाए सभी कैदियों की दया याचिकाएं खारिज करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही 2018 में वे आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल